नमस्कार दोस्तों, कैसे आप सब। स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल एग्जाम अनुभव पर। फ्रेंड्स, यहाँ पे हम आज बात करेंगे उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग की तरफ से आप सभी को जानकारी मिल गई होगी। सम्मिलित प्रवर अधीनस्थ सेवा यानी कि पीसीएस 2024 का नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया है। फ्रेंड्स, यहाँ पे हम बात करेंगे जैसा कि यहाँ पे आपने ऑनलाइन आवेदन तो जारी हो गए हैं 1 जनवरी से, और 29 दिन आपको दिए जाएंगे। 29 जनवरी तक इस फॉर्म को भर सकते हैं और सबमिट किए जाने की जो अंतिम तिथि है 2 फरवरी है। 9 फरवरी तक आप जो कोई सुधार या संशोधन करना चाहते हैं वो भी कर सकते हैं। ये चीजें तो आप तक पहुंच गई होंगे और इसके लिए आपके पास ओटीआर रजिस्ट्रेशन नंबर होना चाहिए। और ओटीआर नहीं किया है तो ओटीआर कर लें, क्योंकि ओटीआर के बिना आप फॉर्म नहीं डाल पाएंगे। ओटीआर ये वेबसाइट है, यहाँ पे देख सकते हैं, तो इस पर जाके आप ओटीआर अवश्य पहले कर लें। आवेदन शुल्क 100 रुपए है प्लस ऑनलाइन प्रक्रिया, यानी कि लगभग 125 रुपए का आपका खर्चा है। और जो रिजर्व कैटेगरी के हैं उनके लिए तो अलग से जो छूट दी गई है आप देख सकते हैं, स्क्रीन पे है। आगे बात कर लें फ्रेंड्स, जैसा कि मैं यहाँ पे आपको बेसिकली ये बताऊंगा कि रिक्तियों की संख्या 220 है, यानी ये जो जॉब होगी 4200 से 5400 तक के ग्रेड पे की है, जिसमें 4600 आपको मोटी मोटा ध्यान रखना है, 4600 से 5400 तक। जिसमें नायब तहसीलदार जो होगी पोस्ट, उसकी जो ग्रेड पे होती है वो 4200 होती है। केवल नायब तहसीलदार की बात की गई है, यहाँ पे साफ साफ देख सकते हैं। और यहाँ पे आगे जितनी भी वैकेंसी हैं, यानी जितने भी पद हैं, डिप्टी कलेक्टर, पुलिस अधीक्षक, खंड विकास अधिकारी, सहायक संभागीय परिवहन अधिकारी, असिस्टेंट कमिश्नर जो वाणिज्य कर अधिकारी होता है, जिला कमांडेंट होमगार्ड्स में होते हैं, लेखाकार, गन्ना निरीक्षक जो चीनी मिल्स में होते हैं, और जितने भी हैं जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी, ये सभी तरह के पद होंगे यहाँ पे। और एक पद और है, जैसा कि सीडीपीओ। सीडीपीओ होता है ब्लॉक लेवल पे, जो मुख्य सेविका होती हैं, उनका जो 10 वर्ष के बाद प्रमोशन होता है सीडीपीओ पे ही होता है। तो एक ये भी अच्छी सी पोस्ट है। और यहाँ पे और भी पद हैं, जैसा कि अपर जिला विकास अधिकारी समाज कल्याण में होता है, लेखा अधिकारी होता है स्थानीय निकाय में। तो इस हिसाब से काफी वित्त लेखा परीक्षा अनुभाग में, जैसा कि जिला लेखा परीक्षा अधिकारी होता है। यहाँ पे सिलेबस पे बात करेंगे, क्योंकि फ्रेंड्स जो पुलिस उपाधीक्षक जिसे डीएसपी कहते हैं या सीओ कहते हैं, शारीरिक मापदंड, इसका जो मेजरमेंट है 165 ऊंचाई होनी चाहिए केवल पुरुषों के लिए, फुलाव तो 5 सेंटीमीटर होना ही चाहिए। अनुसूचित जनजाति के लिए 160 होनी चाहिए, केवल महिलाओं के लिए 152 होनी चाहिए, अनुसूचित जनजाति की 147 होनी चाहिए, और जितनी भी महिलाएं हैं उनके लिए न्यूनतम वजन 40 किलोग्राम होना ही चाहिए। जिला कमांडेंट के लिए पुरुषों की हाइट 165, महिला 150, और जो कुमाऊं रेंज जिसे गढ़वाली कहते हैं, अनुसूचित जनजाति के अभ्यर्थी हैं उनके लिए 60 होनी चाहिए, सीना फुलाव 5 सेंटीमीटर होना चाहिए। आबकारी निरीक्षक के लिए भी 167 होनी चाहिए पुरुष अभ्यर्थी के लिए हाइट, महिलाओं के लिए 147 होनी चाहिए, 152 अन्य महिला अभ्यर्थियों के लिए जो कैटेगरी वाइज होती हैं उनके लिए दी गई है। आगे बात करें कि यहाँ पे सिलेबस, तो अहर्ता तो आप सभी को पता ही है कि भारत में विधि द्वारा स्थापित किसी विश्वविद्यालय से गणित या गणितीय सांख्यिकी, ये किसके लिए, देखिए जो लिखित परीक्षा और साक्षात्कार से संबंधित पद होंगे उनको स्पेसिफिक यहाँ पे मेंशन किया जाता है, और जो नहीं मेंशन किए जाते हैं वो सभी अभ्यर्थी उन पदों के लिए एलिजिबल होते हैं। तो यहाँ पे जो स्पेसिफिक दिया गया है कि यदि आपने विश्वविद्यालय यानी जिससे गणित या गणित सांख्यिकी में आपने बीए या बीएससी किया है या ग्रेजुएशन पोस्ट ग्रेजुएशन किया है, तो आप इस पोस्ट के लिए एलिजिबल होंगे। यहाँ पे पदनाम दिया गया है उत्तर प्रदेश कृषि सेवा श्रेणी, जो सेक्शन सी सांख्यिकी शाखा के अंतर्गत सांख्यिकी अधिकारी का ये पद होगा। तो इसके लिए अहर्ताएं जो है यहाँ पे देख सकते हैं। और यहाँ पे सहायक नियंत्रक विधिक माप विज्ञान ग्रेड 2, इसके लिए आपके पास स्नातक की उपाधि होनी चाहिए, और विश्वविद्यालय से भिन्न किसी संस्था से जिसे किसी विधि के अधीन विश्वविद्यालय की मान्यता प्राप्त हो, और यहाँ पे भौतिकी या यांत्रिक यानी विज्ञान से आपके पास ग्रेजुएशन होना चाहिए साइंस में। देवनागरी लिपि में लिखित हिंदी का कार्यकारी ज्ञान भी होना चाहिए। नंबर 3 पे है व्यवस्था अधिकारी व्यवस्थापक, राज्य संपत्ति विभाग के अंतर्गत आती है। यहाँ पे भारत में विधि द्वारा स्थापित किसी विश्वविद्यालय में स्नातक की उपाधि होनी चाहिए। और यहाँ पे आपको ये भी बता दूं कि आयु सीमा यहाँ पे 21 वर्ष से 40 वर्ष के अभ्यर्थी इस फॉर्म को डाल सकते हैं। अधिकतम आयु सीमा की छूट जैसे अभी राज्यवार दी जाती है तो उस हिसाब से आपको मिलेगी। वैसे तो जो विकलांग कोटे के अभ्यर्थी हूँ 55 वर्ष के अभ्यर्थी भी डाल सकते हैं इस फॉर्म को। और यहाँ पे हम आज बात करेंगे
पूरी डिटेल सिलेबस की। तो वीडियो को अंत तक देखें, क्या कैसे तैयारी करनी है, यह आपके लिए महत्वपूर्ण हो जाता है यदि आप तैयारी करना चाहते हैं और सिलेबस भी आपको पता होना चाहिए। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं जैसा कि परीक्षा की योजना है सम्मिलित राज्य प्रवर अधीनस्थ सेवा परीक्षा 2024 हेतु प्रतियोगिता परीक्षा में क्रमवार 3 स्तर सम्मिलित है, जिसमें यहाँ जो सिलेबस की बात करूंगा डिटेल से होगा। प्रारंभिक परीक्षा जो कि बहुविकल्पी होती है, उसके बाद मुख्य परीक्षा होती है लिखित परंपरागत प्रकार की होगी, मौखिक परीक्षा जो व्यक्तिगत परीक्षा होती है जिसे इंटरव्यू का नाम दिया जाता है। प्रारंभिक परीक्षा यहाँ पे आपको बताना चाहूंगा कि यहाँ पर जिसमें OMR सीट यानी कि ऑफलाइन होती है और यहाँ पर 200 अंकों की ये परीक्षा होती है, 2 घंटे की अवधि होती है। दोनों प्रश्न पत्र वस्तुनिष्ठ यानी कि बहुविकल्पी आते हैं प्रश्न यहाँ पर, 150 क्वेश्चन और 100 प्रश्न, यानी कि पहले वाले में यानी जो 200 अंक का होता है दोनों ही 200 अंक के होते हैं। यहाँ पे पहले वाले में 150 प्रश्न आते हैं, दूसरे वाले में 100 प्रश्न आते हैं। प्रथम प्रश्न पत्र की 2 घंटे टाइमिंग 9:30 से 11:30, इधर 2:30 से 4:30 तक होती है। प्रारंभिक परीक्षा द्वितीय प्रश्न पत्र केवल अर्थकारी होता है, यानी कि यहाँ क्वालिफाइंग नेचर का होता है, जिसमें न्यूनतम 33% अंक लाना अनिवार्य है, यानी इससे कम लाते हैं तो आप डिस्क्वालीफाई कर दिए जाएंगे, पहली पेपर की कॉपी आपकी नहीं चेक की जाएगी। तो 33 से ऊपर ही लाना है, भले ही आप 34 लेके आए। यहाँ पे 1/3 माइनस मार्किंग का प्रावधान भी है, और ये क्वालिफाई कर जाते हैं देन आफ्टर दैट आपको मुख्य परीक्षा के लिए बुलावा पत्र यानी कि एडमिट कार्ड जारी किया जाएगा। मुख्य परीक्षा तो होगी, यहाँ पे अनिवार्य विषय जो है मुख्य परीक्षा में तो टोटल तो 8 पेपर होते हैं, जिसमें हिंदी होता है 150 अंक का, निबंध होता है 150 अंक का, सामान्य अध्ययन के 6 पेपर होते हैं, जैसा कि सामान्य अध्ययन 1 2 3 4 5 6 पेपर ये हो गए, निबंध एशे हो गया और हिंदी हो गया। यहाँ पे आपको ये भी बताऊंगा कि सभी प्रश्न पत्र कन्वेंशनल प्रकार के होंगे। इन प्रश्न पत्रों के हल करने की अवधि 3 घंटे होगी और प्रत्येक प्रश्न पत्र का जो पूर्णांक होता है वो 200 होगा। 3 घंटे वाले प्रश्न पत्र की परीक्षा 9:30 से 12:30 और उसके बाद दोपहर में 2 से 5 बजे तक चलती है। यहाँ पे साक्षात्कार जो होता है 100 अंक का होता है। यह परीक्षा अभ्यर्थियों की सामान्य जागरूकता, बुद्धि, चरित्र, अभिव्यक्ति की क्षमता, व्यक्तिगत यानी व्यक्तित्व व सेवा के लिए सामान्य उपयुक्तता को दृष्टि में रखते हुए सामान्य अभिरुचि के विषयों से संबंधित होती है। अवधि 2 घंटे, अंक 200। यहाँ में सामान्य अध्ययन प्रथम प्रश्न पत्र की बात कर रहा हूँ, जिसमें टॉपिक आपको पढ़ने हैं राष्ट्रीय अंतरराष्ट्रीय महत्व की सामयिक घटनाक्रम है, भारत का इतिहास एवं भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन, भारत एवं विश्व भूगोल, जिसमें भारत एवं विश्व का भौतिक, सामाजिक, आर्थिक भूगोल शामिल है, और यहाँ पे भारतीय राजनीति एवं शासन, संविधान जिसे कहते हैं, राजनीतिक व्यवस्था, पंचायती राज आपको पढ़ना है, यानी अध्याय यानी कि जो सामान्य अध्ययन का पहला पेपर है उसमें पंचायती राज से प्रश्न आएंगे और राष्ट्रीय आंदोलन से प्रश्न आएंगे और आधिकारिक मुद्दे जो राइट्स इश्यूज होते हैं राजनीतिक दृष्टिकोण से वो भी आपको देखना है। आर्थिक और सामाजिक विकास के लिए सतत विकास आपको पढ़ना है, गरीबी पढ़ना है, सामाजिक क्षेत्र में क्या बदलाव और जो जनसांख्यिकी में क्या बदलाव आ रहा है, ये चीजें आपको पढ़नी है। अगला है पर्यावरण पारिस्थितिकी संबंधी सामान्य विषय, जैव विविधता से प्रश्न होते हैं, जलवायु परिवर्तन, इससे क्वेश्चन बनते ही बनते हैं। प्रथम प्रश्न पत्र की मैं बार बार आपको रिपीट कर रहा हूँ, ये पेपर फर्स्ट है। सामान्य विज्ञान पढ़ना है, राष्ट्रीय अंतरराष्ट्रीय महत्व की जो करंट इश्यूज चल रहे हैं इनको भी आपको ध्यान में रखते हुए यहाँ से भी क्वेश्चन आते हैं। भारत का इतिहास व भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन, इतिहास के अंतर भारतीय इतिहास के सामाजिक, आर्थिक एवं राजनीतिक पक्षों की व्यापक जानकारी पर विशेष ध्यान देना होगा। ये आपको काफी यहाँ से आपको क्वेश्चन हर बार देखने को मिलते हैं। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आप 10 वर्ष के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन देख लें तो उससे आपको काफी लाभ मिलेगा। भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन पर अभ्यर्थियों से स्वतंत्रता आंदोलन की प्रकृति, विशेषता, राष्ट्रवाद का अभ्युदय तथा स्वतंत्रता प्राप्ति के बारे में सामान्य जानकारी अपेक्षित है। भारत व विश्व भूगोल, भारत और विश्व भौतिक, सामाजिक, आर्थिक भूगोल, विश्व भूगोल के विषय की केवल सामान्य जानकारी की परख होगी। यहाँ पे आपको ये भी जानकारी चाहिए, यानी कि विश्व भूगोल तो पढ़ना है, डेप्थ में पढ़ना है नहीं, भारत का भूगोल आपको डेप्थ में पढ़ना है,
अगर विश्व भूगोल के लिए केवल सामान्य जानकारी आपके पास होनी चाहिए। भारत का भूगोल के अंतर्गत देश के भौतिक, सामाजिक, आर्थिक भूगोल से संबंधित प्रश्न होंगे। भारतीय राजनीति एवं शासन से संबंधित, जैसा कि मैंने आपको बताया पीछे, पंचायती राज, लोक नीति, आधिकारिक प्रकरण आदि। भारतीय राज्य व्यवस्था, अर्थव्यवस्था, संस्कृत के अंतर्गत देश के पंचायती राज और सामुदायिक विकास सहित राजनीति प्रणाली के ज्ञान व भारत की आर्थिक नीति के व्यापक लक्षणों, भारतीय संस्कृति की जानकारी पर प्रश्न होंगे। यहाँ पे आपको यह भी देखना है कि आर्थिक एवं सामाजिक विकास काफी ट्रेंडिंग, यानी हर बार पिछले 5 वर्षों में देखें तो एक प्रश्न यहाँ से आपको अवश्य देखने को मिलेगा, जिसमें सतत विकास, गरीबी और अंतर्विश्व जनसांख्यिकी, सामाजिक क्षेत्र के इनोवेटिव जो कार्यक्रम, इनोवेशन चलते हैं, इनसे प्रश्न आपको अवश्य देखने को मिलेंगे। जिसमें पर्यावरण, नगरीकरण, यहाँ पर इससे भी प्रश्न देखने को मिलेंगे। पर्यावरण पारिस्थितिकी संबंधी सामान्य विषय, जैव विविधता, जलवायु परिवर्तन, इस विषय में विषय विशेषज्ञता की आवश्यकता नहीं है। अभ्यर्थियों से विषय की सामान्य जानकारी अपेक्षित की जाती है। अब यह पीएचडी नहीं करना है कि आपको जैव विविधता में पीएचडी करने की जरूरत है, नहीं। यहाँ पे साफ साफ जिस विषय से जो चीज पूछेंगे, यहाँ पे इन्होंने इस बार डिटेल बता दी कि कैसे आपको तैयारी करनी है। देखिए, आप कहीं से भी कोचिंग करें, किसी का भी मटेरियल पढ़ें, मगर आपको सेल्फ स्टडी, मेहनत खुद करनी पड़ेगी। और मुझे लगता है कि इस बार जो इन्होंने सिलेबस दिया है, इससे आपको तैयारी में काफी लाभ मिलेगा, काफी चीजें आसान हो जाएंगी आपके लिए। सामान्य विज्ञान में जो प्रश्न होंगे दैनिक अनुभव के होंगे। यहाँ पर भी आपको 12th लेवल की साइंस नहीं पढ़नी है, एक सामान्य जानकारी होनी चाहिए। प्रेक्षण से संबंधित विषयों सहित विज्ञान के सामान्य परिबोध जानकारी पर आधारित होंगे, जिसकी किसी भी सुशिक्षित व्यक्ति से अपेक्षा की जा सकती है जिसने वैज्ञानिक विषयों का विशेष अध्ययन नहीं किया है। अब सोच सकते हैं इन्होंने साफ साफ कहा कि भैया यहाँ पे आपको पीएचडी नहीं करनी है, कि ग्रेजुएशन वाली या इंटर वाली साइंस नहीं पढ़नी है, एक सामान्य जानकारी और इतनी जानकारी होनी चाहिए कि हाँ आपको इन चीजों के बारे में पता है। जैसे लीगो है या चंद्रयान है या सोलर मिशन है, इनसे अच्छी जानकारी जो करंट इश्यूज हैं, मोस्टली आपको जो साइंस से प्रश्न बनते हैं तो करंट इशू से ही बनते हैं, और करंट के घटनाक्रम है, जो समसामयिक घटनाक्रम है, इन्हीं से ही आपको देखने को मिलेंगे। सामान्य अध्ययन सेकंड जो पेपर होगा, यहाँ पर भी अब 2 घंटे दी जाएगी, 200 होंगे। कंप्रीहेंशन होगा, और यहाँ पे संप्रेषण कौशल यानी कम्युनिकेशन से प्रश्न होंगे। तार्किक विश्लेषणात्मक योग्यता देखी जाएगी। निर्णय क्षमता, सामान्य समस्या समाधान, सामान्य बौद्धिक योग्यता देखी जाएगी। और हाँ, सेकंड में ही आपको हाई स्कूल स्तर की गणित देखने को मिलेगी, जिसमें अंकगणित, बीजगणित और रेखागणित, सांख्यिकी के प्रश्न होंगे। ये भी आपको बताएंगे कि इसमें किस लेवल के कहाँ कहाँ कौन से टॉपिक होंगे। अंग्रेजी हाई स्कूल स्तर की होगी, हिंदी हाई स्कूल स्तर की होगी, प्रारंभिक गणित हाई स्कूल स्तर तक के पाठ्यक्रम सम्मिलित किए जाने वाले विषय जो भी अंगणित में होंगे। यहाँ पे देखिए, इस बार हर चीज डिटेल से दी गई है, यानी मैथ भी आपको पढ़नी है तो संख्या पद्धति पढ़नी, जिसमें प्राकृतिक, पूर्णांक, परिमेय, अपरिमेय, वास्तविक संख्याएं, पूर्णांक संख्याएं, विभाज्य एवं अविभाज्य पूर्णांक संख्याएं, और उसके बाद एलसीएम, एचसीएफ, इससे संबंधित क्वेश्चन होंगे। औसत, एवरेज आएगा, अनुपात, समानुपात, प्रतिशत के प्रश्न होंगे कि टिक करना है। ठीक है, ये चीज आपको अच्छे से पढ़नी होगी। जब अच्छे से पढ़ पाएंगे तभी इन्हें डील कर पाएंगे। प्रॉफिट लॉस, CISI जिसे साधारण ब्याज, चक्रवृद्धि ब्याज कहते हैं, टाइम वर्क, चाल समय दूरी, तो ये बहुत ज्यादा टॉपिक नहीं है, 8 टॉपिक हैं अंगणित के। बीजगणित के 2 टॉपिक होंगे, जिसमें बहुपद, गुणनखंड होंगे। बहुपदों का एलसीएम, एचसीएफ होगा। शेषफल प्रमेय बहुत बार पूछी गई है, ये आती है। सरल युगपत समीकरण होंगे, द्विघात समीकरण होते हैं जिसे बाइनरी थ्योरम कहते हैं। समुच्चय सिद्धांत, ये बार बार पूछा जाता है, हर परीक्षा में आपको देखने को मिलेगी। समुच्चय सिद्धांत बीजगणित में 2 होंगे, जैसा कि मैंने आपको बताया। बहुपद के गुणनफल, बहुपदों का लघुत्तम समावर्तक, महत्तम समावर्तक, शेषफल प्रमेय, सरल युगपत समीकरण या द्विघात समीकरण जिसे बाइनरी थ्योरम कहते हैं। समुच्चय सिद्धांत में समुच्चय, उपसमुच्चय, उचित उपसमुच्चय, रिक्त समुच्चय, समुच्चयों के बीच संक्रियाएं, संघ, परिच्छेद, अंतर, समीमित अंतर, बेन आरेख होंगे, बेन डायग्राम। रेखागणित में बात करेंगे, त्रिभुज, आयत, वर्ग, समलंब, चतुर्भुज, वृत्त की रचना एवं उनके गुण संबंधी प्रमेय, परिमाप एवं उनके क्षेत्रफल होंगे। सेकंड है गोला, समकोणी, वृत्ताकार बेलन, समकोणी, वृत्ताकार शंकु और घन के आयतन, पृष्ठ का क्षेत्रफल। चौथा है सांख्यिकी आंकड़ों का संग्रह, आंकड़ों का वर्गीकरण, बारंबारता बंटन, सारणी जिसे ट्रिब्यूनल कहते हैं, और संचयी बारंबारता, आंकड़ों का निरूपण, दंड चार्ट,
पाई चार्ट, आयत चित्र, बारंबारता, बहुभुज, संचयी बारंबारता, वक्र, केंद्रीय प्रवृत्ति की माप, समांतर माध्य, माध्यिका, बहुलक। इतने पोस्ट यहाँ पे टॉपिक देखने को मिल जाते हैं। यानी कि यहाँ पे जो महत्वपूर्ण होते हैं, बहुलक, समांतर माध्य, माध्यिका हो गया, संचयी बारंबारता हो गया, और यहाँ पे पाई चार्ट हो गया, दंड चार्ट हो गया। यहाँ से ज्यादा प्रश्न देखने को मिलते हैं। बारंबारता, बारंबारता, बंटन, यहाँ से आपको देखने को मिलेंगे। यहाँ पे आपको शंकु, वृत्ताकार, घन, बेलन और समलम, चतुर्भुज, त्रिभुज, आयत, वर्ग, यहाँ से आपको क्वेश्चन देखने को ज्यादा मिलेंगे। और यहाँ पे अगला है जनरल इंग्लिश, जिसमें कंप्रीहेंशन होगा, एक्टिव वॉइस, पैसिव वॉइस होंगे, पार्ट ऑफ स्पीच होंगे, ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ सेंटेंस होंगे, डायरेक्ट इनडायरेक्ट होंगे, पंक्चुएशन एंड स्पेलिंग्स होंगी, वर्ड मीनिंग्स होंगी, वोकैबुलरी एंड यूजेज होंगे, एडम फ्रेजेस एंड फिल इन द ब्लैंक्स। तो ये 10 टॉपिक इंग्लिश से होंगे। उसके बाद यहाँ पे सामान्य हिंदी, जिसमें आपका हिंदी वर्णमाला, विराम चिन्ह, शब्द रचना, वाक्य रचना, अर्थ हो गया, शब्द रूप, संधि, समास, क्रियाएं, अनेकार्थी शब्द, विलोम शब्द, पर्यायवाची शब्द, मुहावरे, तद्भव, तत्सम, देशज विदेशी शब्द भंडार आपको ध्यान में रखना है, वर्तनी, जिसमें शुद्ध वर्तनी पूछा जाता है, और अर्थबोध और हिंदी भाषा के प्रयोग में होने वाली जो अशुद्धियां हैं, उत्तर प्रदेश की प्रमुख बोलियां। यहाँ पे लगभग 14 टॉपिक आपको देखने को मिल जाते हैं। और यहाँ पे मुख्य लिखित परीक्षा के लिए जो निर्देश व पाठ्यक्रम दिया गया है, आयोग प्रवेश पत्र के बिना किसी भी अभ्यर्थी को मुख्य परीक्षा में सम्मिलित होने की अनुमति नहीं देंगे। हिंदी, जैसा कि मैंने आपको बताया कि दिए गए खंड में अबोध व प्रश्नोत्तर, संक्षेप, सरकारी अर्ध सरकारी पत्र लेखन, कार्यालय आदेश, अधिसूचना, परिपत्र, शब्द ज्ञान प्रयोग, उपसर्ग प्रत्यय, विलोम शब्द, वाक्यांश के लिए एक शब्द, वर्तनी, वाक्य शुद्धि, लोकोक्ति, मुहावरे, ये सामान्य हिंदी का हो गया। अब निबंध की बात करें तो निबंध में आपको ये ध्यान में रखना है कि 3 खंड होंगे। एक खंड 50 अंक का होगा, 150 अंक का पूरा पेपर होगा, और प्रत्येक विषय पर आपको 700 अंक का निबंध लिखना है। यानी कि 7 त्रिक 2100 शब्द आपको लिखने होंगे निबंध में। टोटल 2100 शब्द से कम नहीं लिखना है। खंड का में आप बात करें कि साहित्यिक, संस्कृति, सामाजिक क्षेत्र, राजनीतिक क्षेत्र, यानी इसमें 3 में एक आपको टॉपिक करना है। तो सामाजिक क्षेत्र, सोशल जो एरिया है यहाँ पे इजिली आप कर सकते हैं, या राजनीतिक क्षेत्र से कर सकते हैं। ये आपने यदि डिटेल से पढ़ा भी है तो इन चीजों में आप बेहतर कर सकते हैं। और यहाँ पे जैसे विज्ञान, पर्यावरण, प्रौद्योगिकी हो गया खंड खा में, आर्थिक क्षेत्र हो गया, या कृषि, उद्योग, व्यापार। तो आजकल देख सकते हैं कि कृषि से संबंधित आप इजिली कर सकते हैं इनको, यदि आप डिटेल से पढ़ते हैं तो। और विज्ञान, पर्यावरण से भी आप इसमें कर सकते हैं 2 टॉपिक में, यानी 3 में एक करना है, कोई भी कर सकते हैं। यहाँ पे खंड गा में बात करें तो जो राष्ट्रीय अंतरराष्ट्रीय घटनाक्रम, जैसे वर्तमान में यूक्रेन रूस चल रहा है, इधर आपका देख रहे हैं कि फिलिस्तीन, इजराइल, इस तरह से हमास वगैरह चल रहा है, तो इनसे क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे। और प्राकृतिक जो आपदाएं, भूकंप हो गया या बाढ़ हो गया, सूखा हो गया, अभी यहाँ पे आपको इससे क्वेश्चन देखने को मिल जाएगा। राष्ट्रीय विकास योजनाएं, जो योजनाएं भारत सरकार लॉन्च करती है, उत्तर प्रदेश सरकार लॉन्च करती है, उनसे हमारे जो अंत्योदय तक कैसे पहुंचाई जाती है, किसको लाभ मिलता है, उससे क्या इम्पैक्ट पड़ता है समाज में, ये चीजें आपको लिखनी है। ये चीजें जब पढ़ेंगे, इसलिए कहा जाता है कि योजना और कुरुक्षेत्र अवश्य पढ़ें निरंतर। तो वहां पे आपको टॉपिक जो अच्छा टॉपिक हो, जैसे नमामि गंगे है ना, स्वच्छ भारत मिशन है, और ये स्वच्छ भारत मिशन तो आपको फिर से एक बार इससे देखने को मिल जाएगा निबंध, क्योंकि ये अच्छा एक टॉपिक है। और यहाँ पे आपको ये भी बताऊंगा कि जो सामान्य अध्ययन के 1 से 6 तक के मुख्य परीक्षा का पाठ्यक्रम है। सामान्य अध्ययन जो प्रथम प्रश्न पत्र है, जिसमें भारतीय संस्कृत के इतिहास में प्राचीन काल से आधुनिक काल तक के कला रूप, साहित्यिक, वस्तुकला के महत्वपूर्ण पहलू शामिल होंगे। आधुनिक भारतीय इतिहास, जिसमें 1757 यानी कि प्लासी का युद्ध से लेके 1947 आजादी तक के बारे में महत्वपूर्ण घटनाएं, व्यक्ति यानी कि व्यक्तित्व एवं समस्याएं इत्यादि होंगी इसमें। अगला है यहाँ पे स्वतंत्रता संग्राम। इसके विभिन्न चरण, जो भी स्वतंत्रता संग्राम के विभिन्न चरण दिए गए हैं, वो आपको अच्छे से पढ़ना है। स्वतंत्रता के पश्चात देश के अंदर एकीकरण, पुनर्गठन, जिसमें 1965 के समय होता है, ये भी आपको ध्यान में रखना है। ये प्रथम प्रश्न पत्र में आएगा। विश्व के इतिहास में 18वीं शताब्दी से, जैसे फ्रांसीसी क्रांति, 1789, औद्योगिक क्रांति, विश्व युद्ध हुआ, राष्ट्रीय सीमाओं का पुनः सीमांकन हुआ, जैसे रेड क्लिफ हो गया, डूरंड हो गया, ये लाइंस जो उपनिवेशवाद हो गया,
इसकी समाप्ति राजनीतिक दर्शन शास्त्र जैसे साम्यवाद, पूंजीवाद, समाजवाद, नाजीवाद, फासीवाद, इनसे प्रश्न होंगे। भारतीय समाज और संस्कृति के मुख्य विषय, ये भी आपको पढ़ना है। महिला समाज और महिला संगठनों की भूमिका, जनसंख्या संबद्ध समस्याएं, गरीबी, विकासात्मक विषय, शहरीकरण, उनकी समस्याएं और समाधान, उदारीकरण, निजीकरण, वैश्वीकरण। ये जैसे हर बार देखते हैं तो कहाँ से आते हैं, ये टॉपिक दिए जाते हैं। भारतीय समाज के अर्थव्यवस्था, राजव्यवस्था, समाज संरचना पर प्रभाव क्या डालते हैं, सशक्तिकरण, सांप्रदायिकता, क्षेत्रवाद, धर्मनिरपेक्षता। ये जो पेपर फर्स्ट होगा उसमें सब ये टॉपिक होंगे, ये पढ़ने हैं। विश्व के प्रमुख प्राकृतिक संसाधन जैसे जल, मिट्टी, वन, दक्षिण पूर्व एशिया में भारत के विषय के संदर्भ में होना चाहिए। भारत भौतिक भूगोल की जो प्रमुख विशिष्टताएं हैं जैसे भूकंप, सुनामी, ज्वालामुखी क्रियाएं, चक्रवात, समुद्री जलधाराएं, पवन, हिम, सरिताएं, ये पढ़ना है। भारत के सामुद्रिक संसाधन, उनकी संभाव्यता, मानव प्रवास, विश्व की शरणार्थी समस्या, भारत उपमहाद्वीपों के संदर्भ में, सीमांत एवं सीमाएं, भारत उपमहाद्वीप के संदर्भ में होगा। जनसंख्या एवं अधिवास, प्रकार एवं प्रतिरूप, नगरीकरण, स्मार्ट नगर, स्मार्ट ग्राम। दूसरे पेपर में भारतीय संविधान, इसमें ऐतिहासिक आधार, विकास, विशेषताएं, संशोधन जितने हुए हैं, महत्वपूर्ण प्रावधान है, आधारभूत संरचना है संविधान की, प्रियम्बल से प्रश्न आते ही आते हैं। उच्च न्यायालय की क्या भूमिका है विकास में, ये भी आपको पढ़ना है। संघ राज्यों के कार्य, उत्तरदायित्व, संघीय ढांचे से संबंधित विषय, चुनौतियां, स्थानीय स्तर पर शक्तियों और वित्त का हस्तांतरण। ठीक है, वित्त का हस्तांतरण, उनकी चुनौतियां, ये समानांतर सेकंड पेपर है। केंद्र राज्य की वित्तीय संबंधों में वित्त आयोग की भूमिका, अभी जो नया वित्त आयोग उसके अध्यक्ष अरविंद पनगड़िया बनाए गए। शक्तियों का पृथक्करण, विवाद निवारण तंत्र तथा संस्थाएं, वैकल्पिक विवाद निवारण तंत्रों का उदय, उनका प्रयोग, भारतीय संवैधानिक योजना, उनका लोकतांत्रिक देशों के साथ तुलना करनी है। संसद, राज्य, विधायिका, जैसे कि संरचना, कार्य का संचालन, शक्तियां, विशेषाधिकार, जैसे विशेषाधिकार अपने अपने से राज्यपाल को अपना है विशेषाधिकार, राष्ट्रपति को अपना है, तो इनसे संबंधित प्रश्न होंगे। कार्यपालिका, न्यायपालिका की संरचना, संगठन, कार्य, सरकार के मंत्रालय एवं विभाग, प्रभावक समूह, औपचारिक और अनौपचारिक संघ तथा शासन प्रणाली में उनकी भूमिका। पीआईएल भी आपको जनहित में, ये भी आपको पढ़ना है। पीआईएल से प्रश्न आएंगे, ये सेकंड में। पीआईएल से एक प्रश्न तो हर बार देखने को मिलता है, आपको इसको पढ़ना ही पढ़ना है। जनप्रतिनिधित्व अधिनियम की मुख्य विशेषताएं, विभिन्न संवैधानिक पदों पर नियुक्त शक्तियां, कार्य, उनके उत्तरदायित्व, संविधिक विनियामक, विभिन्न अर्थ, न्यायिक निकाय, नीति आयोग, ये पढ़ने, नीति आयोग से प्रश्न आते जाते हैं। सरकारी नीतियों, विभिन्न क्षेत्रों में विकास के हस्तक्षेप, उनके अभिकल्पन, कार्यान्वयन के मुद्दे एवं जन सूचना प्रौद्योगिकी, जो आईसीटी कहते हैं इसे। विकास प्रक्रिया में गैर सरकारी संगठन जितने भी होते हैं, एनजीओ, स्वयं सहायता समूह जो चल रहे हैं आज के समय में, विभिन्न समूह, संघ, अभिदाता, सहायता संस्थाएं, संस्थागत, अन्य अंशधारक, इनसे प्रश्न आपको देखने को मिलेंगे। केंद्र राज्यों द्वारा जनसंख्या के अति संवेदनशील वर्गों के लिए कल्याणकारी योजनाएं जो हैं, उनको ध्यान में रखते हुए पढ़ना है आपको। विधि, संस्थान एवं निकाय, स्वास्थ्य, शिक्षा, मानव संसाधनों से संबंधित सामाजिक क्षेत्र विकास पर प्रबंधन से संबंधित विषय होंगे। गरीबी और भूख से संबंधित विषय से राजनीतिक व्यवस्था के लिए इनका निहितार्थ है। शासन व्यवस्था, पारदर्शिता, जवाबदेही के महत्वपूर्ण पक्ष जैसे कि ई गवर्नेंस, अनुप्रयोग होंगे, मॉडल, सफलताएं, सीमाएं, संभावनाएं, नागरिक चार्टर, पारदर्शिता, जवाबदेही, संस्थागत एवं अन्य उपाय इसके शामिल हैं। उसके बाद लोकतंत्र में उभरती हुई प्रवृत्तियों से संदर्भ में सिविल सेवाओं की भूमिकाएं, ये भी आपके लिए महत्वपूर्ण टॉपिक हो जाता है। ये सेकंड पार्ट यानी सेकंड प्रश्न पत्र में आपको लिखना है इसके बारे में। भारत एवं अपने पड़ोसी देशों के संबंध, द्विपक्षीय, क्षेत्रीय, वैश्विक समूह और भारत से संबंधित अथवा भारत के हितों को प्रभावित करने वाले करार, जो भी भारत और उनसे वैश्विक स्तर पर करार हुए हैं जिसमें भारत के हितों को प्रभावित करता हो।
जैसे कि 370 कह सकते हैं, प्रभावित करता है। तो इस हिसाब से कौन से किसके साथ करार हुए हैं? भारत के हितों व अप्रवासी भारतीयों पर विकास यानी कि विकसित एवं विकासशील देशों की नीतियों और राजनीति का प्रभाव, महत्वपूर्ण अंतर्राष्ट्रीय संस्थाएं उनके मन जैसे कि IMF है और WHO है, वर्ल्ड बैंक है, इस तरह से आपको इनके बारे में पढ़ना है। क्षेत्रीय अंतर्राष्ट्रीय महत्व के समसामयिक घटनाक्रम यानी कि करंट से भी इशू आपके यहाँ पे देखने को, करंट अफेयर्स क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे, जो करंट के टॉपिक हैं, जो प्रचलित मुद्दे हैं, उनसे यहाँ पे क्वेश्चन बनते हैं। अब तीसरा सामान्य अध्ययन यानी जनरल स्टडीज का थर्ड पेपर में आपको भारत के आर्थिक नियोजन से पढ़ना है। नीति आयोग की भूमिका, सतत विकास के लक्ष्य SDG गोल्स जो हैं, गरीबी के मुद्दे, बेरोजगारी, सामाजिक न्याय, समावेशी विकास, सरकार के बजट के जो बारे में आपको जानकारी होगी वो सामान्य अध्ययन जो पेपर होगा तीसरा उसमें लिखना है। प्रमुख फसलें जो भारत की हैं, भंडारण, ढुलाई, विपणन, से जो कि किसानों की सहायता के लिए ई तकनीकी लागू की गई है, सामान्य अध्ययन थर्ड में होगा। अप्रत्यक्ष और प्रत्यक्ष कर से जो अनुदान मिलता है या न्यूनतम समर्थन मूल्य जो चल रहा है, इससे जो भी जानकारी आपके पास होगी सामान्य अध्ययन पेपर थर्ड में लिखना है। सुदृढ़ीकरण, खाद्य सुरक्षा के लिए बफर स्टॉक जो होता है यानी बफर भंडार, कृषि में तकनीकी अभियान जो चलाए गए हैं, यानी कृषि से संबंधित आपको सामान्य अध्ययन थर्ड पेपर में लिखना है। भारत में खाद्य प्रसंस्करण और संबंधित उद्योग जिसमें कार्यक्षेत्र में महत्व स्थान निर्धारित, ऊर्ध्व अधो प्रवाह आवश्यकताएं, आपूर्ति श्रृंखला का प्रबंधन। भारत में स्वतंत्रता के पश्चात भूमि सुधार क्या हुई हैं, ये भी आपको सामान्य अध्ययन पेपर थर्ड में लिखना है। भारत में वैश्वीकरण उदारीकरण के प्रभाव, औद्योगिक नीति में परिवर्तन, इनके औद्योगिक विकास का प्रभाव, आधारभूत संरचना, ऊर्जा, बंदरगाह, सड़क, विमानपत्तन और रेलवे आदि, पेपर थर्ड का है। विज्ञान प्रौद्योगिकी विकास, राष्ट्रीय सुरक्षा, भारत की विज्ञान प्रौद्योगिकी नीति, दैनिक जीवन में अनुप्रयोग जो हो रहे हैं, पेपर थर्ड का है विषय। और यहाँ पे सूचना संचार प्रौद्योगिकी, अंतरिक्ष, कंप्यूटर, ऊर्जा स्रोतों, नैनो टेक्नोलॉजी जो है, सूक्ष्म जीव विज्ञान है, जो प्रौद्योगिकी क्षेत्र में जागरूकता, बौद्धिक संपदा अधिकारों, डिजिटल अधिकारों से संबंधित मुद्दे पेपर थर्ड में आपको लिखना होगा। यहाँ पे 14 नंबर है टॉपिक आपदा गैर पारंपरिक जो सुरक्षा की चुनौती के रूप में आपदा शमन और प्रबंधन। 15 नंबर टॉपिक है अंतरराष्ट्रीय सुरक्षा की जो चुनौतियां हैं, आणविक प्रसार के मुद्दे, जैसा कि अभी आई थिंक जर्मनी ने अपने जितने भी परमाणु यानी न्यूक्लियर पावर प्लांट थे सब खत्म कर दिए हैं। तो इसी हिसाब से ये चीज़ें आपके लिए अच्छा टॉपिक बन सकता है आने वाले एग्जाम्स के लिए। ये अतिवाद के कारण प्रसार, संचार तंत्र, मीडिया की भूमिका, सामाजिक नेटवर्किंग, साइबर सुरक्षा के आधार, मनी लॉन्ड्रिंग या मानव तस्करी, पेपर थर्ड का विषय। भारत की आंतरिक सुरक्षा की चुनौतियां, जैसे राम मंदिर बन रहा है तो यहाँ पे इससे अभी देखिए औरंगाबाद में कितने लोग ATS ने गिरफ्तार करने गई थी मगर 11 लोगों को नहीं गिरफ्तार कर पाई। तो आंतरिक सुरक्षा की चुनौतियां हैं, भ्रष्टाचार, बगावत, संगठित अपराध, सुरक्षा बलों की भूमिका, प्रकार, शासनाधिकार, भारत का उच्च रक्षा संगठन, कृषि, बागवानी, वानिकी, पशुपालन के मुद्दे, ये है टॉपिक, ठीक है, जो कि पेपर थर्ड के होंगे। अब पेपर फोर्थ के बारे में बात करते हैं। पेपर फोर्थ में नीति शास्त्र, मानवीय अंत होंगे, अंतः जैसे संबंधी मानवीय क्रियाकलापों के नीति शास्त्र से संबंधित होंगे प्रश्न, जिसमें महान नेताओं, सुधारकों, प्रशासकों के जीवन, उनके उपदेशों से शिक्षा मूल्य विकसित करने में परिवार, समाज और शैक्षणिक संस्थानों की भूमिका होगी। अभिवृत्ति, अंतर्वस्त, कनेक्ट, संरचना, कार्य, विचार, आचरण में परिप्रेक्ष्य में इसका प्रभाव और संबंध, नैतिक और राजनीतिक अभिरुचि, सामाजिक प्रभाव और सहमति पैदा करना। यहाँ पे सिविल सेवा के लिए अभिरुचि और बुनियादी मूल्य, सत्यनिष्ठा, निष्पक्षता, गैर तरफदारी। भाई जैसे अधिकारी बन गए तो आपको वहां पे सब आपके लिए बराबर है, कोई भी विक्टिम आता है तो ये नहीं कि आप पहले आप उसका धर्म देखें या उसकी जात देखें, ठीक है, ऐसा नहीं है। वहां पे निष्पक्षता का आपके अंदर बिल्कुल उदासीन बात होनी चाहिए, सबके लिए बराबर आपको काम करना है, तरफदारी नहीं करनी है,
ये चीज़ें आपको करनी है। सार्वजनिक सेवा के प्रति समर्पण भाव होना चाहिए। कमजोर वर्गों के प्रति सहानुभूति होनी चाहिए। सहिष्णुता तथा करुणा होनी चाहिए। एक सिविल सर्वेंट में क्या होनी चाहिए भाई, पता बायस्ड आप डिसीजन नहीं ले सकते हैं, किसी का पक्ष लेके आप चीज़ों को नहीं डील करेंगे। ये चीज़ें आपको यहाँ पे करनी है। संवेगात्मक बुद्धि होती अवधारणा या आयाम प्रशासन या शासन व्यवस्था में उनकी उपयोगिता और प्रयोग, भारत तथा विश्व के नैतिक विचारकों और दार्शनिकों का योगदान क्या रहा है, ये आपको पढ़ना है। लोक प्रशासनों में सिविल सेवा मूल और नीति शास्त्र, इससे सामान्य स्थिति तथा समस्याएं, सरकारी तथा निजी संस्थाओं में नैतिक सरोकार, दुविधाएं, नैतिक मार्गदर्शन के स्रोतों के रूप में विधि, नियम, नियमन, अंतरात्मा, जवाबदेही और नैतिक शासन व्यवस्था में नैतिक मूल्यों का सुदृढ़ीकरण, अंतर्राष्ट्रीय संबंधों तथा निधि व्यवस्था, फंडिंग के नैतिक मुद्दे, कारपोरेट शासन व्यवस्था। उसके बाद शासन व्यवस्था में ईमानदारी, लोक सेवा की अवधारणा, शासन व्यवस्था और ईमानदारी का दार्शनिक आधार, सरकार में सूचना का आदान प्रदान, पारदर्शिता होनी चाहिए, सूचना का अधिकार, नीतिपरक आचार संहिता, आचरण संहिता और नागरिक घोषणा पत्र, कार्य संस्कृति सेवा प्रदान करने की गुणवत्ता, लोक निधि का उपयोग, भ्रष्टाचार की चुनौतियां। ये पेपर 4th में आपको करना है। उपयुक्त विषयों पर मामला संबंधी अध्ययन, केस स्टडी भी आपको इसी में, केस स्टडी जो आती हैं वो पेपर 4th में आती हैं। समान अध्ययन पेपर 5 यहाँ पे देखेंगे। यहाँ पे उत्तर प्रदेश का इतिहास होगा, बेसिकली आपको ये पढ़ना है। जितनी भी चीजें होंगी उत्तर प्रदेश से संबंधित होंगी। उत्तर प्रदेश में जितने भी 16 महाजनपद थे, 8 उत्तर प्रदेश से थे, उनके बारे में पढ़ना है। 1857 से पहले कौन था, 1857 से पहले और बाद में उत्तर प्रदेश का क्या योगदान था, उसके बारे में आपको पढ़ना है। लोक कला और संग्रहालय, अभिलेखागार, पुरातत्व संरक्षित जो क्षेत्र हैं उनको पढ़ना है। स्वतंत्रता संग्राम जो सेनानी है, व्यक्तित्व है, उनके बारे में पढ़ना है। शासन प्रणाली, राज्यपाल, मुख्यमंत्री और मंत्रिपरिषद, विधानसभा, विधान परिषद पढ़ना है। केंद्र राज्य के संबंध पढ़ना है। और यहाँ पे लोक सेवाएं, लोक सेवा आयोग, लेखा परीक्षा, महान्यायवादी, उच्च न्यायालय, उसका अधिकार क्षेत्र पढ़ना है। यानी कि आप पढ़ना चाहते हैं तो उत्तर प्रदेश से सभी चीजें आपको पेपर 5 में देखने को मिलेंगी। उत्तर प्रदेश में शिक्षा प्रणाली क्या है ना। 8 नंबर पे आप देख सकते हैं कि राज्य चयन मापदंड क्या है, राजभाषा, संचित निधि के बारे में, आकस्मिक निधि जो होती है, राजनीतिक दल, राज्य निर्वाचन आयोग पढ़ना है। उत्तर प्रदेश में स्थानीय स्वशासन, शहरी पंचायती राज, लोक नीति, अधिकार संबंधी मुद्दे आपको पढ़ने हैं 9 नंबर में। 10 में है सुशासन, भ्रष्टाचार निवारण, लोकायुक्त, सिटीजन चार्टर, ई गवर्नेंस, सूचना का अधिकार, समाधान योजना पढ़ना है। भूमि सुधार, जैसा कि उत्तर प्रदेश में कौन कौन से हुए उनको पढ़ना है। उत्तर प्रदेश में सुरक्षा से जुड़े मुद्दे हैं, जैसा कि उग्रवाद के प्रसार, विकास के बीच जो संबंध है, बाहर राज्य अंतर राज्य सक्रियों से आंतरिक सुरक्षा के लिए चुनौतियां जो पैदा करने वाले नेटवर्कों, मीडिया, सोशल नेटवर्किंग साइट की भूमिका क्या है, साइबर सुरक्षा की बुनियादी नियम, काले धन को वैध बनाना, इसकी रोकथाम कैसे होगी, ये भी आपको करना है। विभिन्न सुरक्षा बल एजेंसियों और उनका शासनादेश अधिकार पत्र आपको पढ़ना है। सीमावर्ती क्षेत्रों में सुरक्षा चुनौतियां, उनका प्रबंधन, संगठित अपराधों का आतंकवाद से संबंध क्या है। जैसे कि आप सोनभद्र जाएं, वहां पे नक्सलाइज्ड एरिया थोड़ा सा पड़ता है। ये सब चीजें आपको हर विषय में उत्तर प्रदेश के बारे में आपको पढ़ना है। उत्तर प्रदेश में कानून व्यवस्था, नागरिक सुरक्षा क्या है, स्वास्थ्य चिकित्सीय मुद्दे क्या है, विकास में उत्तर प्रदेश की भूमिका क्या है, सामायिक घटनाक्रम है, जल शक्ति मिशन और उत्तर गैर सरकारी संगठन जैसे जो भी NGO होते हैं उनका क्या योगदान है। और उत्तर प्रदेश में पर्यटन मुद्दे, संभावनाएं जो बढ़ रही हैं, जैसे कि ताजमहल हो गया उत्तर प्रदेश का, लखनऊ का भूल भुलैया हो गया, इधर वृंदावन, अयोध्या बन ही रहा है राम मंदिर, तो ये सब चीजें हैं पर्यटन वाले मुद्दे। ठीक है, तो उत्तर प्रदेश में विभिन्न क्षेत्रों में नवाचार, इसके मुद्दे और इसका समाज में रोजगार और सामाजिक आर्थिक विकास पर प्रभाव, ये 21 टॉपिक होंगे। तो यानी कि जो सामान्य अध्ययन प्रश्न पत्र 5 होगा उसमें 21 टॉपिक आपको पढ़ने हैं। 21 टॉपिक जो हैं डिटेल से पढ़ने हैं, उनके नोट्स बनाने हैं प्रॉपर, तभी आप एग्जाम हॉल में होंगे, तभी आप इजीली उनको आप फ्रेम एक माइंड में एक मैप बना पाएंगे, तभी इजीली कर पाएंगे। जो छठा प्रश्न पत्र होगा उसमें उत्तर प्रदेश के आर्थिक परिदृश्य, देखिए 5वां और छठा जो होगा 2 पेपर होंगे,
उत्तर प्रदेश से संबंधित होंगे। और मगर जो छठा पेपर होगा उसमें उत्तर प्रदेश की आर्थिक चीज़ें ज़्यादा होंगी, जैसे आर्थिक परिदृश्य जिसमें अर्थव्यवस्था, बजट, बुनियादी ढांचा, उत्तर प्रदेश का व्यापार, वाणिज्य, उद्योग हो गया, लोक कल्याणकारी योजनाएं हो गई, और उत्तर प्रदेश में निवेश का मुद्दे प्रभाव, जैसे कि अभी लखनऊ में जैसे मिस्टर समिट, ये चीज़ें देखनी, कौन सा देश, कौन सा कंपनी कहाँ उत्तर प्रदेश में लग रही है, इससे क्या रोजगार के साधन बढ़ेंगे, क्या इसका प्रभाव पड़ेगा उत्तर प्रदेश की जो अर्थव्यवस्था पर, ये चीज़ें आपको पढ़नी है। उत्तर प्रदेश की लोक वित्त, राजनीतिक, राजकोषीय नीति पढ़नी है, आर्थिक सुधार, एक जिला एक उत्पाद, ODOP अवश्य पढ़ना है, वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट, यहाँ पे साफ साफ दे भी दिया गया है, इसलिए जैसे काला नमक कहाँ का है, तो ये चीज़ें आपको पढ़नी है। और उत्तर प्रदेश की जनांकिकी, जनसंख्या जनगणना, ये पढ़ना है। कृषि पढ़ना है, कृषि फसलों का उत्पादन, नवीन वानिकी नीति पढ़नी है, कृषि सामाजिक वानिकी पढ़नी, कृषि विविधता, कृषि की समस्या उनका समाधान, जैसे कृषि विविधता, कृषि की समस्या उनका समाधान पढ़ना है। विभिन्न क्षेत्रों में विकासशील सूचकांक जो होंगे उनको पढ़ना है। भौगोलिक स्थिति पढ़नी है, परिवहन तंत्र पढ़ना है, वन्यजीव अभ्यारण्य जितने हैं उत्तर प्रदेश के, राष्ट्रीय उद्यान तो एक ही है और ये भी पढ़ना है, और औद्योगिक विकास, शक्ति संसाधन, तो बेसिकली उत्तर प्रदेश से ये चीज़ें पेपर 6 में आएंगी। मत्स्य विभाग हो गया, अंगूर, रेशम, फूल, बागवानी, पौधा, प्रदेश के विकास में इनका प्रभाव क्या है, उत्तर प्रदेश के विकास में सार्वजनिक और निजी साझेदारी को प्रोत्साहन क्या करना है, प्रदूषण, पर्यावरण से मुद्दे, शक्ति संसाधन, अधोसंरचना, जलवायु परिवर्तन, मौसम पूर्वानुमान, मृदा जलवायु, वन घास मैदान, आर्द्र भूमि, ये सब पेपर 6 का विषय है। तो आशा करता हूँ हमने आपको सभी जो समान अध्ययन के 6 पेपर और निबंध और हिंदी, यानी जो पेपर टोटल 8 होने हैं, सभी डिटेल चीज़ें मैंने आपको बताई हैं। वीडियो थोड़ा सा हो सकता है लंबा हो, तो वीडियो को पूरा ज़रूर देखें जिससे आपको बेनिफिट मिले, और वीडियो को लाइक करके साझा कर दें। चैनल पे पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लें, वहाँ पे कोई भी टॉपिक आप चाहते हैं तो उसका मैं पूरा, देखिए बहुत बड़ा टॉपिक नहीं है यहाँ पे, कोई हर जो पेपर है समान अध्ययन फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, सिक्स जितने भी हैं, हर चीज़ एक दूसरे से कोरिलेट करती है यदि आप पढ़ना चाहते हैं तो ये चीज़ है आपको समझना। 2 पेपर तो यूपी के ही होंगे, 4 पेपर की तैयारी करनी है आपको, बेसिकली तो सभी की तैयारी करनी है, मगर यूपी के होने से ही जो यूपी के कैंडिडेट हैं उनको थोड़ा सा वेटेज मिल जाता है, मगर पढ़ना पड़ेगा, ये नहीं कि आप और सुपरफिशियल नॉलेज रख के आप नहीं जा सकते हैं। इतना आपको जानकारी हो कि आप पेपर में 300 शब्द 400 शब्द इजीली लिख पाएँ। जब 300 400 शब्द पे पकड़ होगी तभी 200 250 शब्द इजीली लिख पाएंगे। ये पूरी जानकारी थी, और भी जानकारी के लिए आप हमसे जुड़ जाएं। चैनल को सब्सक्राइब कर लें। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद।